चैप्टर्स 2109, 2110, 2111, 2112 चैप्टर स्टार्ट। फायर पाथ के रिसोर्सेज को वाटर पाथ के रिसोर्सेज के ज्यादा पास नहीं रख सकते थे, वरन वो एक दूसरे की ग्रोथ पर असर डालते। इससे न सिर्फ प्रोडक्शन कम होता, बल्कि हो सकता था कि वो बर्बाद ही हो जाते। लेकिन सारे फायर पथ और वाटर पाथ रिसोर्सेज को एकदम अलग थलग कर देना भी अक्लमंदी नहीं थी, क्योंकि फायर पाथ के रिसोर्स पॉइंट्स भी एक दूसरे पर असर डालते थे, वो पूरी तरह से हार्मोनियस नहीं थे। ऐसे भी बहुत सारे इमॉर्टल मटेरियल्स द जिनमें दो तरह के डाउ मार्क्स होते थे, जैसे जायंट डिजास्टर ब्लेजिंग ट्री में फायर पथ और लग पाथ दोनों थे। बहुत से गू कल्टिवेशन रिसोर्सेज में दो या उससे ज्यादा पाथ्स के डाउ मार्क्स होते थे। कुछ रिसोर्स पॉइंट्स जो इमॉर्टल मटेरियल्स पैदा करते थे, उन्हें प्रोडक्शन के लिए आसपास बहुत सारे आम गू मटेरियल्स की जरूरत पड़ती थी। कुछ रिसोर्सेज को ग्रो करने के लिए खास तरह की हवा या पानी की भी जरूरत थी। ऐसे भी रिसोर्सेज थे जिन्हें एकदम उल्टे एनवायरनमेंट की जरूरत होती थी। मिसाल के तौर पर फ्रॉस्ट आइस फ्लेम एक फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल था जो घने बर्फ और स्नो पाथ डाउ मार्क्स वाले एरिया में पैदा होता था। इसलिए फैंग युआन ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बहुत पहले, जब वो इमॉर्टल एपर्चर्स को अपने अंदर मिला रहा था, उसने खास तौर पर उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था और उन्हें सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में बिखरा कर रखा था। कुल मिलाकर फैंग युआन 5 रीजन्स और 9 हेवंस की खासियत को कॉपी कर रहा था। जैसे मिनी सदर्न बॉर्डर में बहुत से पहाड़ थे, तो फैंग युआन ने वहां ज्यादातर अर्थपथ के रिसोर्सेस रखने का फैसला किया। या फिर जैसे मिनी रेड हेवन फायर बेस था, तो फैंग यन ने अपने फायर पाथ रिसोर्सेज वहां रख दिए। फैंग युआन अब 5 रीजन्स और 9 हेवंस के डिस्ट्रीब्यूशन की पेचीदगी, इंट्रिकसी को महसूस कर सकता था। इस डिजाइन का इस्तेमाल करके ज्यादातर रिसोर्सेज को क्लासिफाई और अरेंज किया जा सकता था। इससे उसके डिडक्शंस करने की जरूरत काफी कम हो जाती और वो इन रिसोर्स पॉइंट्स के एक दूसरे पर पड़ने वाले असर को ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकता था। लेकिन यह काफी नहीं था। हर बार जब फैंग युआन एक ग्रोटो हेवन को अपने अंदर मिलता, तो उससे एक खास पथ के डाउ मार्क्स मिल जाते। डाउ मार्क्स बढ़ने से अगले कुछ वक्त तक पूरे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर पर कुछ ना कुछ असर पड़ता। पहले जब उसने की शियांग ग्रोटो हेवन को मिलाया था, टैप सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को की पाथ डाउ मार्क्स का एक जबरदस्त बूस्ट मिला था और पूरे इमॉर्टल एपर्चर में करंट्स बहने लगे थे। वहां हेवन एंड अर्थ की सबसे ज्यादा मात्रा थी, जिसकी वजह से सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को कुछ वक्त के लिए अपना एंट्रेंस खोलकर बाहर से हेवन एंड अर्थ की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद प्रोफाउंड यिन ची, लक ची, ब्लड ची, एस्ट्रल ची, डोमिनेशन ची, लाइफ ची, डेथ ची, राइचस ची, ऑर्किड वाइटैलिटी ची, एल्डरली ची और दूसरे इमॉर्टल मटेरियल्स भी थे। डाउ मार्क्स ने पूरे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर पर असर डाला, जिसकी वजह से वो एक खाली हालत से धीरे धीरे रिसोर्सेज पैदा करने लगा। शुरुआत मॉर्टल गू मटेरियल्स से हुई और जब डाउ मार्क्स जमा हो गए, तो एक क्वालिटेटिव चेंज हुआ और वो इमॉर्टल लेवल गू मटेरियल्स बन गए। यह रिसोर्सेज डाउ मार्क्स की वजह से नेचुरली बन रहे थे। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर धीरे धीरे ऐसे ही भर गया और अब वो 80% डेवलपमेंट तक पहुंच गया था। रिसोर्सेज के अलावा डाउ मार्क्स बढ़ने से पहले से मौजूद रिसोर्सेज के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता था। फायर प्लेन ग्रोटो हेवन को मिलाने और ढेर सारे फायर पाथ डाउ मार्क्स हासिल करने के बाद पूरे इमॉर्टल एपर्चर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाता, जिसकी वजह से बहुत से वाटर पाथ या वुड पाथ रिसोर्स पॉइंट्स को नुकसान उठाना पड़ता। अगर उससे मेटल पाथ डाउ मार्क्स मिलते, तो मिट्टी में बड़ी मात्रा में ओस पैदा हो जाते, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बदल जाती और ऊपर उगी वनस्पति की ग्रोथ पर असर पड़ता। अगर उससे वाटर पाथ डाउ मार्क्स मिलते, तो बारिश ज्यादा होती और वक्त के साथ बाढ़ भी आ सकती थी। अगर उससे पॉइजन पाथ डाउ मार्क्स मिलते, तो कुछ महामारी या बीमारियां मौसम के हिसाब से नहीं, बल्कि कभी भी फैल सकती थी और वो तेजी से बड़े इलाके में फैल जाती। अगर उससे ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स मिलते, तो बहुत से जीव जंतु बढ़ते वक्त म्यूटेट हो सकते थे, कुछ के रूप या स्वभाव अलग हो सकते थे, जिससे उनके ओरिजिनल ग्रुप्स में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती। इसलिए इस दौरान सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में शांति नहीं थी। बहुत सी अजीब चीजें कभी भी कहीं भी हो जाती थी। जैसे थोड़ी देर पहले मिनी ईस्टर्न सी में अचानक से अजीब हवाएं चलने लगी थी। गहरी अजीब हवाएं यूएस इलाके से गुजरी, जिससे समुद्र की सतह पर छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए। लेकिन जिस एरिया में ये गहरी अजीब हवाएं चली थी, वहां आइलैंड्स की कोई जरूरत नहीं थी। अर्थ पाथ डाउ मार्क्स समुद्री लहरों को रोकते, जबकि सोल पाथ डाउ मार्क्स कमजोर जीवों को मारकर सोल बीस्ट्स बनाते, जिससे वहां का नेचुरल हैबिटेट बदल जाता।
फैंग युआन को शुरुआत में दो पड़ोसी समुद्री इलाकों पर शक हुआ। वो अजीब हवाओं के सेंटर में थे, इसलिए उनके सोर्स होने का पूरा चांस था। लेकिन कुछ टेस्ट्स और डिडक्शंस के बाद फैंग युआन ने पाया कि असली वजह दूर के समुद्री इलाके थे। उनके डाउ मार्क्स एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, जैसे मैग्नेटिक वेव्स का रिपल्शन, जिसकी वजह से उनके बीच गहरी अजीब हवाएं बन रही थी। और जहां तक जंगली जानवरों के म्यूटेशन से जानवरों के ग्रुप में प्रॉब्लम होना, महामारी और बीमारियों का फैलना, ओस बढ़ने से रॉकमे के घरों का तबाह होना, बिना किसी वजह के जंगलों में आग लगना, आसमान से बर्फ के टुकड़ों का गिरना और ऐसी ही दूसरी चीजें, ये सब लगातार हो रहा था। सारे डिफेंडिंग गू इमॉर्टल्स बेहद बिजी द वो इधर उधर जाकर एक्शन ले रहे थे और सिचुएशन को आलबाल रहे थे। फैंग युआन का नया बॉडी भी अक्सर एक्शन में आता, जरूरी रिसोर्स पॉइंट्स पर इमॉर्टल फॉर्मेशन सेटअप करता, जैसे वो फटे हुए कपड़ों में पैवन लगा रहा हो। डाउ मार्क्स के बूस्ट में अनसर्टेनिटी है, सिर्फ वक्त ही ऐसी इश्यूज को डाइजेस्ट और असिमुलेट कर सकता है। मुझे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को डेवलप होने देना होगा और इन सिचुएशन से नेचुरली एक्लाइमेटाइज होने देना होगा। शुरू में सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में बहुत जगह थी और रिसोर्सेस कम थे, इसलिए उनका एक दूसरे पर असर डालना मुश्किल था। लेकिन अब 80% तक पहुंचने के बाद इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं जो एकदम पास पास हैं, उनका एक दूसरे पर असर भी सिर्फ दो रिसोर्सेस के बीच नहीं है, बल्कि आसपास के रिसोर्सेस के एक बड़े ग्रुप के बीच है। वो सब एक चैन की तरह एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। और इससे भी बुरा यह है कि मैंने टाइम डिफरेंस ग्रोटो हेवन का तरीका इस्तेमाल करके ये एसेंस पूल्स बनाए और अलग अलग टाइम पाथ रीजन्स क्रिएट किए। क्योंकि इन एरियाज में टाइम फ्लो अलग अलग है, मेरे डिडक्शंस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। जब मैं इन फ्यूचर में और इमॉर्टल मटेरियल्स लाऊंगा तो डिडक्शन की डिफिकल्टी 100 गुना बढ़ जाएगी। ये मेरी काबिलियत से परे है। इतनी मुश्किल डिडक्शंस का सामना करना फैंग युआन के बस की बात नहीं थी। और तो और, अगर मेन रिजल्ट्स डिड्यूस कर भी लूं, तब भी मुझे अन रिसोर्सेस की लोकेशन बदलनी पड़ेगी। हर बार जब मैं उन्हें रिलोकेट करूंगा, वो एक बड़े सर्जरी जैसा होगा, जिसमें मेरे बहुत से रिसोर्सेज, वक्त और एनर्जी खर्च होगी। मुझे डर है कि 80% हाई मेरी करंट लिमिट है। ये समझने के बाद फैंग युआन ने जब 5 रीजन्स और 2 हेवंस को देखा तो उसके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा हुई। 5 रीजन्स और 2 हेवंस में सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर से कहीं ज्यादा जगह थी, लेकिन उनके सारे रिसोर्सेस बिल्कुल सही जगह पर द वो एक दूसरे पर एक हार्मोनियस तरीके से असर डालते थे। यहां तक कि जब 5 रीजनल वॉल्स गायब हो गईं, जब अर्थ वेन्स एक हो गईं, यहां तक कि हेवन वेन्स के मिलने के बाद भी ये रिसोर्स पॉइंट्स वैसे के वैसे हाई रहे, अन पर शायद ही कोई असर पड़ा हो। समझ गया, ये है हेवन पाथ। फैंग युआन का शरीर और दिमाग जोर से हिल गए। इस पल वो हेवन पाथ के बैलेंसिंग के नियम को गहराई से महसूस कर सकता था। अगर मेरा हेवन पाथ अटेनमेंट लेवल मास्टर लेवल तक पहुंच जाए तो मैं इस मुश्किल से निकल पाऊंगा और एक ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, मीन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को और आगे डेवलप कर पाऊंगा। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। इतिहास में किसी ने भी हेवन पाथ कल्टिवेट नहीं किया था। भले हाई लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने अनरिस्ट्रेन्ड हेवनली मार्क बनाया था, वो फिर भी एक रोल पाथ कल्टिवेटर था। और पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल की बात करें तो उसने अर्थ पाथ कल्टिवेट किया था। फैंग युआन शायद वो गू कल्टिवेटर था जो हेवन पाथ में सबसे गहराई तक गया था। फैंग युआन ने कुकिंग लक पॉट एक्टिवेट किया और अपनी किस्मत जांची। उसने देखा कि उसके चांदी जैसे सफेद रोशनी के स्तंभ के ऊपर अभी भी 3 बादल द जो लगातार बड़े हो रहे थे। लेकिन वो चांदी जैसा सफेद रोशनी का स्तंभ जो फैंग युआन को रिप्रेजेंट करता था, वो जबरदस्ती ओरिजिनल साइज से लगभग 4 गुना बड़ा हो गया था। पहले वो पतला और दुबला था, लेकिन अब वो थोड़ा मोटा हो गया था। यह फायर प्लेन ग्रोटो हेवन को अपने अंदर मिलाने की वजह से हुआ था। क्योंकि फायर प्लेन ग्रोटो लॉर्ड और फायर प्लेन ग्रोटो हेवन की अपनी अपनी किस्मत थी, फैंग युआन ने उन्हें मारकर और ग्रोटो हेवंस को निगलकर अपनी भी कुछ किस्मत खर्च की थी। कुछ वक्त बाद फैंग युआन की किस्मत रिकवर हो जाती और भी घनी हो जाती। किस्मत की बढ़ोतरी के मामले में फैंग युआन उन तीनों वेनरेबल्स में से जीतने वाला था। लगता है मेरी स्ट्रेटजी सही है। इस दौरान मेरा डेवलपमेंट तीनों वेनरेबल्स से कहीं आगे है। लेकिन फैंग युआन सोच में पड़ गया। उसने तेजी से महसूस किया कि भले ही चांदी जैसा सफेद रोशनी का स्तंभ 4 गुना बड़ा हो गया था, लेकिन वो अब पहले जैसा कंडेंस नहीं था। वो काफी ढीला हो गया था और रोशनी भी अब पहले जैसी साफ नहीं थी। मेरे चांदी जैसे सफेद रोशनी के स्तंभ के इतना बढ़ने की वजह यह है कि मैंने बहुत से ग्रोटो हेवंस को मिलाया है। मेरी फाउंडेशन तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा मैंने बहुत से कॉम्पाउंड किलर मूव्स बनाए और मॉडिफाई किए हैं।
मेरे टाइम पाथ क्लोन ने भी बहुत से रैंक 8 इमॉर्टल गू बनाए हैं, लेकिन इन चीजों से सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज आया है, क्वालिटेटिव चेंज नहीं, इसलिए ये अभी भी बहुत ढीला है। जैसे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर अभी भी बहुत इनस्टेबल है, रिसोर्सेस अभी तक एनवायरनमेंट में असिमुलेट नहीं हुए हैं, मैंने सिर्फ कुछ तरीके इस्तेमाल करके उन्हें यहां जबरदस्ती रखा है। अगर मैं जरा भी लापरवाह हुआ तो एक आफत आ जाएगी, मुझे भारी नुकसान होगा और मेरी किस्मत गिर जाएगी। और भले ही मेरे पास बहुत से रैंक 8 इमॉर्टल गू और कॉम्पाउंड किलर मूव्स हैं, मेरे पास अभी भी एक ऐसा प्रॉपर कॉम्बैट सिस्टम नहीं है जो उन्हें आराम से इस्तेमाल कर सके, मैं उन्हें एक साथ जोड़ नहीं सकता। इसलिए चांदी जैसा सफेद रोशनी का स्तंभ ढीला है। फैंग युआन ने एक बार फिर लकपात की कमाल की बात महसूस की। लक इंस्पेक्शन के जरिए वो न सिर्फ अपने मौजूदा हालत को समझ सकता था, बल्कि अपनी खामियों और कमजोरियों को भी जांच सकता था। इससे उससे आगे बढ़ने की दिशा भी मिल गई थी। फैंग युआन ने अपने क्लोन्स की किस्मत पर भी एक नजर डाली। ची सी एंसेस्टर, जहन बूडू, मेन क्यूजैन और बाकी सबकी किस्मत बढ़ गई थी। फैंग दी चांग के साथ उसका कनेक्शन भी साफ होता जा रहा था। लेकिन वुशवाई की ड्रैगन लक की हालत ठीक नहीं थी, वो असल में टूटने की कगार पर थी। ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लिंगरिंग पॉइजनस एंड प्लेग बनाने के बाद उसका कोई बुरा नतीजा निकला हो? फैंग युआन ने जल्द ही इस अंदाजे को खारिज कर दिया, वो अंदर से काफी परेशान था। उसके क्लोन्स में से वुशवाई हालत के हिसाब से सबसे सुरक्षित था। ची सी एंसेस्टर की असली पहचान एक छुपा हुआ खतरा थी। मेंग क्यूजैन ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करते वक्त खतरे का सामना करता था। जहन बूडू को फैंग युआन ने पहले ही कहीं और छिपने के लिए भेजे दिया था। ली सियोबाई एक मोर्टल गू मास्टर था, उसका अपनी सिचुएशन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं था। टाइम पाथ क्लोन ने 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन किए थे, फिर भी उसका कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 6 था। अगर कोई भी हादसा होता तो वो बैकलैश से मर जाता। भले हाई वुशवाई भी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, उसकी मुख्य जिम्मेदारी वेरिएंट ह्यूमन अलायंस को मैनेज करना था। वो खतरे में कैसे हो सकता था? और ये एक जानलेवा खतरा था जो उसकी जान ले सकता था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, कहीं एक जमीन के नीचे की गुफा में एक लाल नाक वाला बूढ़ा गू इमॉर्टल जोर से हंसा। मैं आखिर यहां पहुंच ही गया, पिछले 10 या उससे ज्यादा दिनों से बिना सोए की मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। उसके सामने एक रैंक 8 गू इमॉर्टल की सच्ची इनहेरिटेंस थी। लंबी नींद से सोई हुई विल जाग उठी, उसने बूढ़े गू इमॉर्टल की तरफ देखा। अगर तुम मेरी और मेरी पत्नी की सच्ची इनहेरिटेंस हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? बूढ़े गू इमॉर्टल ने अण सिकोड़कर पूछा। गू इमॉर्टल विल ने आ भरी। अपने आखिरी सालों में मैंने वुशवाई नाम के एक गद्दार चेले को रखा था। उसने मुझे और मेरी पत्नी दोनों को अपना गुलाम बना लिया। अगर तुम ये सच्ची इनहेरिटेंस हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें बदला लेने की जिम्मेदारी उठानी होगी। बूढ़े गू इमॉर्टल की पलकें फड़की, उसके दिमाग में एक अंदाजा था। उसने पूछा, तो आप सीनियर ग्रीन एंट एसिटिक हैं और आपकी पत्नी जरूर सीनियर वाइन फेरी होंगी? गू इमॉर्टल विल ने सर हिलाया। हाँ, वही। बूढ़े गू इमॉर्टल ने हवा का एक झोंका छोड़ा। सच कहूं तो यह जूनियर ईस्टर्न सी का एक गू इमॉर्टल है, जुई जियानवेंग। आपकी मौत को 10 लाख साल से ज्यादा हो चुके हैं। गू इमॉर्टल विल थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने आह भरी। इतना लंबा वक्त गुजर गया। इस गद्दार चेले को हमसे दूर रखने के लिए हमने अपनी इनहेरिटेंस एक बहुत ही छुपी हुई जगह पर रखी थी। सोचा ना था कि आखिर में ऐसा होगा। वो गद्दार चेला तो अब तक मर चुका होगा। थोड़ी देर रुकने के बाद गू इमॉर्टल विल को कुछ याद आया और उसने कहा, रुको जुई जियानवेंग, अपने डिफेंसिव मेथड्स हटाओ, मुझे तुम्हारी बातों की सच्चाई परखने दो। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे यूएस गद्दार चेले के आदमियों में से नहीं हो जो यहां मुझे धोखा देने आए हो? जुई जियानवेंग एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। वो यहां के अरेंजमेंट से निपटने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था। उसने सच कहा, मुझे नहीं पता कि वुशवाई जिंदा है या नहीं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है। जुई जियानवेंग ने जल्दी से सब कुछ समझा दिया। ग्रीन एंट एसिटिक की विल फिर से हैरान रह गई। आखिर दुनिया में हो क्या गया था? ये अब भी हेवनली कॉर्ट था? फेट गू सच में तबाह हो गया था। गू यू फैंग युआन, ये कल्पना करना मुश्किल था कि दुनिया में इतना बड़ा डेमन मौजूद था। सच में आम लोगों के लिए एक बदकिस्मती। ग्रीन एंट एसिटिक की विल ने काफी देर बाद सच्चाई को स्वीकार किया। सोचा ना था कि 10 लाख साल बाद दुनिया ऐसी हो जाएगी। फेट गू तबाह हो गया, यहां तक कि ड्यूक लॉन्ग भी हार कर मर गया। वो वुशवाई सच में जिंदा हुआ है या वो सिर्फ फैंग युआन का क्लोन है, अब ये मायने नहीं रखता।
जब से असफैंग युआन ने ड्रैगन पैलेस इनहेरिट किया है, वो इस दुश्मनी को भी इनहेरिट करेगा। ग्रीन एंट एसिटिक की विल ने मजबूती से कहा। तो जुई जियानवेंग, क्या तुम इस सच्ची इनहेरिटेंस के लिए फैंग युआन के खिलाफ जाने को तैयार हो? ग्रीन अंत की विल ने पूछा। जुई जियानवेंग काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली, अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तैयार हूं। ठीक है, हम अग्रीमेंट करेंगे। ग्रीन अंत की विल के निर्देशों के अनुसार जुई जियानवेंग ने अपनी कसम खाई। इस इनहेरिटेंस को स्वीकार करो। हम दोनों ने इसमें अपनी पूरी जान लगा दी थी। हमने गोल्डन बॉटल ड्रंकन वाइन नाम का एक किलर मूव बनाया था। गोल्डन बॉटल में हरी चींटियां हैं। नशीली शराब ड्रैगन की को कमजोर करती है। आमी अंत मैंने बनाई थी। मैंने इन चींटियों की एक कमजोरी को बहुत गहराई में छुपा दिया था। इस गद्दार चेले को इसके बारे में कभी पता नहीं चला। जैसे ही तुम इस गोल्डन बॉटल ड्रंकन वाइन किलर मूव का इस्तेमाल करोगे, तुम आर्मी एंट्स में अफरा तफरी मचा पाओगे और यूजर पर बैकलैश करवा पाओगे। सबसे जरूरी बात, ये एक फुटपाथ किलर मूव है, इससे बचना मुश्किल है। तो सीनियर ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जुई जियानवेंग की आंख में तेज रोशनी चमकी। मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता। सीनियर, प्लीज मेरे इमॉर्टल एपर्चर में आ जाइए। आप मुझे बाकी की जानकारी बाद में दे सकते हैं। ओके। ग्रीन अंत की विल जुई जियानवेंग के इमॉर्टल एपर्चर में चली गई। जुई जियानवेंग ने सारी इनहेरिटेंस उठाई और वहां से निकल गया। जुई जियानवेंग ने इनहेरिटेंस के डिटेल्स पर बस एक झलक डाली ही थी कि उसका दिल खुशी से झूम उठा। इस इनहेरिटेंस में ग्रीन एंड एसिटिक की एंस्लेवमेंट पाथ इनहेरिटेंस और वाइन फेरी की फूड पाथ ट्रू इनहेरिटेंस दोनों थी। एंस्लेवमेंट पाथ ट्रू इनहेरिटेंस की कीमत जुई जियानवेंग के लिए ज्यादा नहीं थी, लेकिन वाइन फेरी ट्रू इनहेरिटेंस उसके लिए बेहद अनमोल थी। यहां आने की मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, ये इस लायक था। जुई जियानवेंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन जैसे ही वो यूएस जगह से निकला और बहरी दुनिया में आया, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। एक बैटलफील्ड किलर मूव सेटअप किया गया था, वो तुरंत एक्टिवेट हुआ और उसने जुई जियानवेंग को फंसा लिया। हेवनली कोर्ट, कीन डिंग लिंग। जुई जियानवेंग ये देखकर चौंक गया कि हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने उससे घेर रखा था। लीडर एक फीमेल इमॉर्टल थी। उसकी नाक ऊंची थी, होठ और ईनी पतली, शरीर सुनहरे कवच में ढका हुआ, उसके पैर लंबे और सुंदर। उसने पीठ पर एक सफेद चोगा पहना हुआ था। उससे एक एलिगेंट और नोबल ऑरा निकल रहा था। उसमें एक ना झुकने वाला अंदाज था। वो हेवनली कोर्ट की मौजूदा लीडर थी, रैंक 8 लक पाथ की ग्रेट एक्सपर्ट, कीन डिंगलिंग। जुई जियानवेंग का दिल डूब गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। लगता है इस लड़ाई में मेरी जान जाएगी। उसके दिमाग में तेजी से ख्याल दौड़ने लगे। जुई जियानवेंग ने दांत पीसे और अपनी मुट्ठी बांधी। मैं अपनी सारी इनहेरिटेंसेस कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूं। मेन राइचस पाथ के लिए योगदान दूंगा। कीन डिंगलिंग खुलकर मुस्कुराई। उससे एक बहादुर ऑरा निकल रहा था। ग्रीन एंड एसिटिक और वाइन फेरी की इनहेरिटेंसेस अच्छी हैं, लेकिन क्या हमारा हेवनली कोर्ट इतना लालची है? हम 3 मिलियन साल से राइचस पथ के लीडर्स हैं, दुनिया की नंबर 1 सुपर फोर्स। जबकि तुम्हें इस इनहेरिटेंस को ढूंढने का सौभाग्य मिला है, तो ये तुम्हारी है। प्लीज हमें ये सम्मान दो, बैठो और एक कप चाय पियो। ये कहते हुए कीन डिंगलिंग हवा में पालथी मारकर बैठ गई। उसने कुशन्स, एक टेबल और कप्स निकले। जुई जियानवेंग के पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। कीन डिंगलिंग ने खुद उसके लिए चाय डाली। चाय की खुशबू फैल गई, लेकिन जुई जियानवेंग को लगा जैसे उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका ठंडा पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कीन डिंगलिंग का क्या स्टेटस था? वो जुई जियानवेंग जैसे ईस्टर्न सी के अकेले इमोर्टल के साथ इतने सम्मान से पेश आ रही थी? इसके पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद था। बेफिक्र होकर पियो। कीन डिंगलिंग ने अपना हाथ बढ़ाया, मुस्कुराते हुए इशारा किया। जुई जियानवेंग के पास एक घूंट पीने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत कप नीचे रख दिया। उसने शांत रहने का नाटक करते हुए पूछा, मैं जान सकता हूं लेडी कीन मुझसे क्या कहना चाहती है? कीन डिंगलिंग के होठों पर मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। उसने आराम से कहा, क्या तुमने मेरा इरादा पहले ही नहीं समझ लिया? जुई जियानवेंग, तुम एक समझदार इंसान हो। इतना पेसिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। आज की दुनिया में भले हाई डीमंस का पलड़ा भारी है, ये सिर्फ टेम्पररी है। लाखों सालों के इतिहास में भी ज्यादातर वक्त राइचस पाथ हाई हावी रहा है, जबकि डिमोनिक पथ सिर्फ कुछ कोनों में छिप सकता है। हम अभी एक खास दौर में हैं, इसलिए कुछ जीनियसेस तबाही मचाएंगे। ये मत सोचो कि वो हावी और जबरदस्त हैं। वो सिर्फ अनपायनियर्स की तरह हैं जो आगे आने वाले वेनरेबल्स के लिए रास्ता बनाएंगे। जुई जियानवेंग ने अपना सर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कीन डिंगलिंग से नजर मिलाए।
उसके हाथ टेबल पर रखे थे और वो उन्हें अनजाने में भींच रहा था, उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। इस मुश्किल सिचुएशन में कीन डिंगलिंग चाहे कोई भी अजीब रिक्वेस्ट करे, मेरे पास उस मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। जुई जियानवेंग ने अपने मन में दुख के साथ आ भरी। लेकिन कीन डिंगलिंग ने तुरंत कुछ सबूत निकले। जल्द ही स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल रिवाइव होकर हेवनली कोर्ट लौट आएंगी, वो हेवनली कोर्ट के उत्थान को एक बार फिर लैद करेंगी। जुई जियानवेंग ने ऐसे बूट देखा और गहरी हैरानी में डूब गया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का रिवाइवल? कीन डिंगलिंग मुस्कुराई, फेट गू तबाह हो चुका है, अब वेनरेबल्स भी जिंदा हो सकते हैं। डेमन इमॉर्टल ची जुए भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन उस मेरे हेवनली कोर्ट ने पहले ही दबा दिया है। अगर डेमन इमॉर्टल ची जुए भी रिवाइव हो सकता है, तो हमारे वेनरेबल्स क्यों नहीं? हमारे हेवनली कोर्ट में 3 वेनरेबल्स हैं, पूरी दुनिया में कौन सी सुपरफोर्स हमारा मुकाबला कर सकती है? जुई जियानवेंग हक्का बक्का होकर देखता रहा, उसके दिमाग में ख्यालात तेजी से टकराने लगे। उसने पहले ही हाँ कहने का फैसला कर लिया था, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के रिवाइवल का ऐसे बूट देखने के बाद उसके दिल का तराजू हेवनली कोर्ट की तरफ झुक गया। भले हाईफैंग युआन नंबर 1 डेमन के तौर पर मजबूत था, उसके पास सिर्फ सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ थी। वो एक वेनरेबल से कंपेयर नहीं कर सकता था। इंसानी इतिहास के लाखों सालों में सिर्फ 10 वेनरेबल्स हुए थे, हर एक ने अपने अपने युग में अपनी अजेयता, इनविंसिबिलिटी दिखाई थी। वेनरेबल्स अजीब थे, चाहे कितने भी सूडो वेनरेबल्स क्यों ना हो, वो आखिर में एक वेनरेबल का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जबकि हेवनली कोर्ट के पास सबसे ज्यादा वेनरेबल्स दी प्राइमोर्डियल ओरिजिन, स्टार कॉन्स्टलेशन, जेनेसिस लोटस। इसके अलावा एक लौटी दूसरी सुपरफोर्स जिसके पास वेनरेबल था, वो थी लॉन्जेविटी हेवन। जुई जियानवेंग का एक्सप्रेशन धीरे धीरे शांत हो गया। मेन हेवनली कोर्ट के लिए काम करने को तैयार हूं, उसने गंभीर लहजे में कहा। चलिए एग्रीमेंट तय करते हैं। कीन डिंगलिंग ने अपने हाथ हिलाए, उसकी जरूरत नहीं है। असफैंग युआन की काबिलियत के साथ अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया तो यूज पता चल जाएगा। इसके अलावा तुम्हें ईस्टर्न सी लौटना होगा और राइचस ची अलायंस ज्वाइन करनी होगी। हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे? जुई जियानवेंग हैरान था। कीन डिंगलिंग ने आगे कहा, मुझे ट्रू इनहेरिटेंस की एक कॉपी लिख कर दो, हेवनली कोर्ट तुम्हें जरूरी इमॉर्टल गू प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। जुई जियानवेंग फिर से हैरान रह गया, उसने अपने मन में आ भरी, कोई एग्रीमेंट नहीं और वो मुझे इमॉर्टल गू भी दे रहे हैं? कीन डिंगलिंग ने फिर से अपना हाथ हिलाया, तुम अब जा सकते हो। यह सबॉर्डिनेट विदा लेता है। जुई जियानवेंग पूरी तरह से हैरान इमोशंस के साथ बैटलफील्ड से चला गया। ये सच में अनबिलीवेबल था। यूज बस ऐसे ही आजाद कर दिया गया। जो जुई जियानवेंग ने महसूस किया वो गहरी प्रशंसा थी। वो अपने दिल की गहराइयों से हेवनली कोर्ट की प्रशंसा करने लगा। यह है दुनिया की नंबर 1 फोर्स का कैलिबर। कीन डिंगलिंग को डर नहीं है कि मेन एग्रीमेंट फॉलो नहीं करूंगा। इस एटीट्यूड से वो साफ तौर पर इस इनहेरिटेंस को कुछ खास नहीं समझती, मैं उसके लिए बस एक मामूली प्यादा हूं। अगर मेन फ्यूचर में एग्रीमेंट फॉलो नहीं करता तो फैंग युआन के बाक्स, क्या हेवनली कोर्ट मुझसे आसानी से निपट नहीं सकता? जुई जियानवेंग अंदर से ठंडक महसूस कर रहा था। यूज जाते हुए देखते हुए फैंग झेंग ने पूछे बिना रह ना सका, लेडी कीन डिंगलिंग, हम उस ऐसे ही जाने दे रहे हैं? क्या होगा अगर वो फैंग युआन से जा मिला और हमें धोखा दे दिया? क्या हम ये इनहेरिटेंस फैंग युआन को भी नहीं दे रहे होंगे? क्या हम वो श्वाई से निपटने का ये तरीका छोड़ देंगे? फैंग झेंग इनहेरिटेंस के कंटेंट से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। पता चला कि हेवनली कोर्ट ने ये इनहेरिटेंस बहुत पहले ही ढूंढ ली थी, लेकिन इसे लेने से पहले कीन डिंगलिंग को एक आभास हुआ। उसके इंस्टिंक्ट्स ने उससे कहा कि इनहेरिटेंस ना ले, 3 दिन बाद अपना कदम उठाना बेहतर होगा। कीन डिंगलिंग ने अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया और 3 दिन इंतजार किया, आखिरकार जुई जियानवेंग को फंसा लिया। इस वक्त उस अपने आभास का मतलब समझ आया। कीन डिंगलिंग मुस्कुराई, फैंग युआन के पास सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर है और उसने बहुत से ग्रोटो हेवेंस को अपने अंदर मिला लिया है। उसके पास पैराडाइज अर्थ का इनहेरिटर और वेरिएंट ह्यूमन अलायंस भी है। हम उसके ग्रोथ की स्पीड का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर हमने जी जियानवेंग के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो ये एक बहुत बड़ा सबूत छोड़ जाएगा। लेकिन जब जी जियानवेंग ने चाय पी, मैंने पहले ही अपने मेथड से उसकी किस्मत पर असर डाल दिया था। इसकी वजह से वो बिना शक के फैंग युआन का दुश्मन बन जाएगा। फैंग झेंग कन्विंस नहीं हुआ, वो अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर भी मुझे लगता है कि हमें इस इनहेरिटेंस पर पूरा कंट्रोल हासिल करना चाहिए और इसे फैंग युआन के खिलाफ एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए।
यह जुई जियान वेंग तो बस ईस्टर्न सी का एक अकेला कल्टीवेटर है। कीन डिंग लिंग हंसी, तुम जुई जियान वेंग को कम आंक रहे हो और साथ ही इस इनहेरिटेंस की कीमत को ज्यादा समझ रहे हो। जुई जियान वेंग एक ऐसा इंसान है जो मुश्किलें से सकता है। वो एक समझदार आदमी है जो अपनी हालत जानता है। उसके पास दुनिया के 3 पूल्स में से एक है, वाइन पूल। वो एक फूड पाथ एक्सपर्ट है। उसकी लिनेज की इनहेरिटेंस हमेशा से बहुत स्टेबली आगे बढ़ी है, जबकि उसकी किस्मत भी बहुत गहरी और मजबूत है। फूड पाथ पावरफुल है और जी जियान वेंग सिर्फ फूड पाथ कल्टिवेट करता है। यूस इस पाथ का रिप्रेजेंटेटिव फिगर माना जा सकता है। इसका बहुत बड़ा मतलब है। और इस इनहेरिटेंस की बात, कीन डिंग लिंग ने अपना सर हिलाया। मेरी नज़र में सबसे कीमती चीज किलर मूव गोल्डन बॉटल ड्रंकन वाइन नहीं है, बल्कि वो ह्यूमन पाथ वाइन ड्रिंकर इमॉर्टल गू रेसिपी है। यह इनहेरिटेंस जो ग्रीन एंड एसिटिक और वाइन फेरी ने मिलकर बनाई थी, यूएस में एक ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू रेसिपी थी। वाइन ड्रिंकर गू, हीरो गू, स्कॉलर गू, क्राफ्ट्समैन गू और फॉर्मर गू की तरह ही, सिवाय इसके कि ये मॉर्टल लेवल पर नहीं था, ये एक इमॉर्टल गू था। फैंग झेंग ने कुछ बार अपनी पलकें झपकाई। उस कुछ समझ आ गया था। आपका मतलब है कि भले हाई गोल्डन बॉटल ड्रंकन वाइन असरदार हो और वो श्वाई को सफलता से मार दे, वो फिर भी फैंग युआन का एक क्लोन ही है। इससे उसकी बुनियाद सच में नहीं हिलेगी। ए फ्लैट, जब ड्रैगन पैलेस तबाह हो चुका है, वू श्वाई का सबसे बड़ा उस खत्म हो गया है। जबकि वाइन ड्रिंकर इमॉर्टल गू रेसिपी ह्यूमन पाथ की समृद्धि का प्रतीक है। ये वो पथ होगा जिस पर हमारा हेवनली कॉर्ट फ्यूचर में फोकस करेगा। कीन डिंग लिंग ने फैंग झेंग के कंधे पर थपथपाया। तुमने अच्छी तरह सीखा है। फैंग युआन कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जब तक वो वेनरेबल नहीं बन जाता, वो कोई खतरा नहीं है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल क्रेज डेमन केव में पहले ही सफल हो चुकी हैं। अब सबसे जरूरी काम उन्हें वापस लाना है। फैंग युआन चाहे कितना भी बड़ा हंगामा खड़ा कर दे, वो बस पतझड़ के आखिर में झिंगुर की आवाज जैसा है। उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं। मेन फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकती, जबकि हेवनली कोर्ट एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मेन ईस्टर्न सी राइचस ची अलायंस के मामले को टाल रही हूं। अभी हमें क्रेज डेमन केव की लड़ाई के लिए मेहनत करनी है। अपने वेनरेबल को वापस लाना आसान नहीं होगा। हमें ताकत बचानी होगी और यूसपा प्रायोरिटी देनी होगी। जैसे हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हेवनली कोर्ट लौट आती हैं, 10 फैंग युआन मिलकर भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकते। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फैंग झेंग ने कीन डिंग लिंग के प्लान का ना तो विरोध किया और ना ही उस पर कोई शक किया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने इतिहास में अपनी ताकत पहले ही साबित कर दी थी। उन्होंने प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल की जगह ली थी और इंसानियत के मेहनत के फलों को स्थिर किया था। उन्होंने बाकी 4 रीजन्स में शामिल होकर इंसानियत की समृद्धि को बढ़ाया था। मरने से पहले उन्होंने 3 डेमन वेनरेबल्स के खिलाफ साजिश रची और जब उन्होंने हमला किया तो हेवनली कोर्ट को बचाया। वो सच में एक महान और नेक योगदानकर्ता थी। फैंग झेंग ने मन हाई मन आ भरी। फैंग युआन, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अभी हेवनली कोर्ट भी कमजोर है, लेकिन आखिर में कोई है जो तुमसे निपट सकता है। इतिहास गवाह है, बुराई कभी नहीं जीती। अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल एक्शन लेती हैं, तो क्या तुम उन्हें रोक पाओगे? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। भले ही मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगा। तुम एक बुरे अंजाम के लायक हो। ये तुम्हारे किए गए सारे पापों की कीमत है। फैंग युआन ने अपने हाथ में मौजूद इनहेरिटेंस को जांचा। उसने तेजी से यूज पदा मेंग क्यू जेन के उसके लिए ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करने से उसके सारे अटेनमेंट लेवल्स हैरान करने वाली तेजी से बढ़ रहे थे। इन अटेनमेंट लेवल्स का इस्तेमाल करके हर तरह की इनहेरिटेंसेस उसकी नज़र में हल्की लगती थी। सिर्फ कुछ ही ऐसी थी जो उस कभी कभी एक अच्छा सरप्राइज दपाती थी। यह इनहेरिटेंसेस ZYA डिटार की सी एंसेस्टर और वेरिएंट ह्यूमन अलायंस से आई थी। ची टाइड्स की वजह से ईस्टर्न सी की सामने आई इनहेरिटेंसेस ZYA डिटार अब फैंग युआन के हाथों में थी। ऑफ कोर्स, अभी भी कुछ बेहतरीन इनहेरिटेंसेस थी जिन्हें अनलकी फोर्सेस ने गुप्त रखा था और कंट्रीब्यूट नहीं किया था। लेकिन फैंग युआन को इसकी परवाह नहीं थी। उसके करंट लेवल पर दुनिया की ज्यादातर इनहेरिटेंसेस की उसकी नज़र में कोई खास कीमत नहीं थी। उसका अटेनमेंट बहुत ऊंचा था। सिर्फ कुछ सांसों में वो खुद एक बेहतरीन इनहेरिटेंस बना सकता था। ये इनहेरिटेंसेस उसके थियरीज और नॉलेज बेस के लिए सिर्फ एक छोटा सा सप्लीमेंट थी। ट्रेजर येलो हेवन में भी इनहेरिटेंस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ये सच में एक रेयर सीन है। फैंग युआन ने अचानक सोचा, वो अपनी ज्यादातर इनहेरिटेंसेस को ट्रांजैक्ट कर सकता था। ट्रांजैक्शंस का पॉइंट क्या था? यही कि दूसरों से ऐसी चीजें एक्सचेंज करना जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल हो,
ताकि कल्टीवेशन और स्मूथली हो सके, क्योंकि ऐसा करने से फैंग युआन के वेनरेबल बनने में फायदा था। 4 वेनरेबल असेंशन कंडीशंस में से एक थी हेवनली डाउ ब्लॉकेड को तोड़ना। हेवनली डाउ बैलेंस चाहता था और गु इमोर्टल्स और वेनरेबल्स को दबाता था। यह इनहेरिटेंसेस जितनी ज्यादा फैलती, कल्टिवेटर्स उतने हाई स्ट्रांग बनते और हेवनली डाउ को उन्हें दबाने में उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। इस तरह जब फैंग युआन अपने वेनरेबल असेंशन के एक नाजुक मोड़ पर पहुंचेगा तो यूज रोकने वाला हेवनली डाउ ब्लॉकेड अपेक्षाकृत कमजोर हो जाएगा। यह पॉइंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से भी साबित हुआ था। 10 वेनरेबल्स के दौर में अनगिनत जीनियसेस एक के बाद एक उभरे, महान हीरोज एक हाई समय में मौजूद थे, आसमान में तारों की तरह बेशुमार। हेवनली डाउ ब्लॉकेड तोड़ने के लिए लक पाथ के अलावा ह्यूमन पाथ भी है। डिवाइन एम्परर सिटी ह्यूमन पाथ की पवित्र भूमि है। अगर मैं उसके अंदर का ह्यूमन पाथ एसेंस हासिल कर लूं तो इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। फैंग युआन ने सोचा। डिवाइन एम्परर सिटी पेंटिंग वर्ल्ड। शहर के एक बाजार में लॉग स्क्वायर के बीच में हो रहे परफॉर्मेंस को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। एक मस्क्यूलर बॉडी वाला आधे उम्र का आदमी जानवर की खाल के कपड़े पहने हुए था और हाथों में चमड़े का चाबुक पकड़े यूज घुमा रहा था। जैसे ही चमड़े का चाबुक घूमता उससे चटक की आवाजें निकलती। एक तेंदुआ चाबुक की धुन पर जमीन पर नाच रहा था। आधे उम्र के आदमी ने अचानक अपना चाबुक रख दिया। उसने अपना सर तेंदुए के बड़े मुंह में डाल दिया। तेंदुए ने अपना मुंह चौड़ा खोल रखा था। उसके दांत ब्लेड की तरह तेज द आदमी की खोपड़ी से सिर्फ मिलीमीटर्स दूर। आसपास के दर्शकों ने जोर से सांस खींची, लेकिन तेंदुए ने काटा नहीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद आधे उम्र के आदमी ने अपना सर फिर से बाहर निकाल लिया। तुरंत तालियां गूंज उठी। आधे उम्र के आदमी ने एक कांसे का कटोरा निकला और उस पकड़े हुए दर्शकों के बीच घूमने लगा। वो तेजी से चल रहा था जब उसने कटोरा उठाया, चिल्लाते हुए, दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, नहीं तो प्लीज मेरे परफॉर्मेंस को प्रमोट करने में मदद करें। हाँ, अगर आपको ये मजेदार लगा तो कुछ टिप्स देने में हिचकिचाना मत। आधे उम्र के आदमी का मनोरंजक परफॉर्मेंस दर्शकों को बहुत पसंद आया। बड़ी संख्या में प्राइमेवल स्टोन्स कांसे के कटोरे में फेंके गए जिससे तेज आवाजें आ रही थी। थोड़ी दूर एक ह्यूमन पाथ ग्रेट एक्सपर्ट ईस्टर्न सी का रैंक 8 गु इमॉर्टल शेन शांग हैरान एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया, फैंग दी चांग ने कहा जब वो शेन शांग के पास बैठा चाय पी रहा था। शेन शांग ने आखिरकार अपनी नजर हटाई। अमेजिंग, अमेजिंग, उसने बेकाबू होकर तारीफ की। ये डिवाइन एम्परर सिटी पेंटिंग वर्ल्ड सच में कमाल का है। आधे उम्र का आदमी एक बीस्ट टेमर था। यह प्रोफेशन पेंटिंग वर्ल्ड में पहले कभी नहीं था। लेकिन जब ह्यूमन पथ के दास बच्चों ने अपनी सेना लेकर ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया और हार कर लौटे, तब उन्होंने कुछ समय आराम किया और यह प्रोफेशन सामने आया। बाजार में हीरो गू, स्कॉलर गू, सोल्जर गू और क्राफ्ट्समैन गू के अलावा एक नए प्रकार का गू था, बीस्ट टेमर गू। एक बार बीस्ट टेमर गू एक्टिवेट हो जाए तो वो एक बीस्ट तमर में बदल सकता था। बीस्ट टेमर्स जंगली जानवरों से निपटने में माहिर थे। वो जंगली जानवरों को अपने इस्तेमाल के लिए पालतू बनाने में ज्यादा कुशल थे। जाहिर है ये नया बीस्ट टेमर गू ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड से निपटने के लिए बनाया गया था। ये नया गुवम किसने बनाया? शेन शांग ने पूछा। फैंग दी चांग ने सर हिलाया। बीस्ट टेमर गू इतनी नेचुरली सामने आया, मैंने जांच करने की पूरी कोशिश की लेकिन मुझे कोई खास टारगेट नहीं मिला। शेन शांग ने सर हिलाया। तुम्हारा बेगर सेक्ट यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है ये कोई इंसान ना हो सकता है ये खुद पेंटिंग वर्ल्ड हो या जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का अरेंजमेंट। फैंग दी चांग ने खुद को रिप्लेनिश करने के लिए ह्यूमन विलगू की एक सांस ली और फिर कहा, ए फ्लैट जब बीस्ट टेमर गू आ गया है, ग्राउलिंग बीस्ट पेंटिंग वर्ल्ड नुकसान में रहेगा। ये तो बस वक्त की बात है जब उस कब्जा लिया जाएगा। ह्यूमन पाथ का सबसे डरावना हिस्सा शायद यही है। मैंने इस पाथ को आखिरकार कम आंक लिया था। शेन शांग ने कप के चारों ओर अपनी उंगलियां घुमाते हुए निष्कर्ष निकला। ए फ्लैट ऐसा लगता है कि ह्यूमन पाथ गू वॉर्म्स 3 प्रकार के हैं। पहले हैं प्रोफेशन गू, जैसे क्राफ्ट्समैन गू, हीरो गू और बीस्ट टेमर गू। दूसरे हैं ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन गू, जैसे तुम्हारा बेगा सेक्ट गू और सेक्ट एल्डर गू। तीसरा प्रकार है ह्यूमन इमोशन एंड वर्चू गू, जैसे ट्रेवलिंग सोन गू और डोटिंग मदर गू। ह्यूमन इमोशन एंड वर्चू गू। ब्रदर शेन, लगता है तुमने हाल ही में अपने कल्टीवेशन में काफी प्रगति की है। ये एक उचित क्लासिफिकेशन है। फैंग दी चांग ने बधाई दी। शेन शांग ने हाथ हिलाया। मैं शर्मिंदा हूं, ये तो बस मेरी अपनी राय का एक क्लासिफिकेशन है।
ट्रैवलिंग सन गू और डोटिंग मदर गू को कभी इमोशन पाथ गू वॉर्म्स माना जाता था, लेकिन असल में वो ह्यूमन पाथ थे। ये इतिहास में भी काफी आम नजारा था। गू वॉर्म्स का अस्तित्व आमतौर पर तभी सामने आता था जब पाथ एक सर्टेन लेवल तक प्रगति कर लेता था। पेंटिंग वर्ल्ड सच में ह्यूमन पथ की पवित्र भूमि है। मैं अब काफी उम्मीद महसूस कर रहा हूं। जब ह्यूमन पथ के दास बच्चे इस जगह को छोड़कर ह्यूमन पथ को 5 रीजन्स की दुनिया में ले जाएंगे, मैं हैरान हूं कि कितना बड़ा हंगामा होगा। तब तक बहुत से अलग अलग गू वॉर्म्स को ह्यूमन पाथ में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। शेन शांग ने गहरी भावनाओं के साथ कहा, मुझे विश्वास है कि दुनिया में कहीं बिखरे और भूले हुए बहुत से ह्यूमन पाथ गू वॉर्म्स को लोगों से एक बार फिर मान्यता मिलेगी। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने सच में एक महान उपलब्धि हासिल की थी। उससे पहले ह्यूमन पाथ एक पेड़ के पत्तों जैसा था। ये सिर्फ कल्टिवेटर्स के एक छोटे से इंडिविजुअल ग्रुप से संबंधित था। लेकिन जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने पेंटिंग वर्ल्ड बनाया। उसने ह्यूमन पथ के पेड़ को उठाया और उसके तने को सहारा दिया, जिससे वो बढ़ सके और पाल पियो सके। ह्यूमन पाथ अब अंदर से खोखला नहीं था, यह अब एक पूरा पथ था। इसके पास ज्यादातर बुनियादी जड़ें और मजबूत जड़ें थी। इस पर अनगिनत पत्ते भी थे। फैंग दी चांग ने कुछ नहीं कहा, उसके दिल में चिंता बढ़ती जा रही थी। भले हाई यूज डिवाइन एम्परर सिटी और पेंटिंग वर्ल्ड की गहराइयों की साफ समझ नहीं आई थी, एक चीज थी जो उसके लिए निश्चित थी। ह्यूमन पाथ का समृद्ध होना तय था। हेवनली कोर्ट ने इस पाथ को डेवलप करने पर पहले हाई फोकस करना शुरू कर दिया था। मुझे डर है कि ह्यूमन पाथ डेवलप करना हेवनली कोर्ट की मुख्य स्ट्रैटेजी बन चुकी है। ये पथ आसान नहीं है। मेरे में बॉडी को अब क्या करना चाहिए? उस शायद इसके बारे में पता भी ना हो। मैं तो बस एक विल का गोला हूं जो मुश्किल से जी रहा है। मैं अपने में बॉडी को इस जरूरी जानकारी के बारे में कैसे बता सकता हूं? फेट गू के तबाह होने के साथ दुनिया में कुछ भी हो सकता था। डेमन इमॉर्टल ची जुए और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल पहले ही जिंदा हो चुके द 3 वेनरेबल्स की भविष्यवाणी अब निश्चित नहीं थी। ह्यूमन पाथ और फूड पथ के पास इस नए युग में समृद्ध होने का मौका था। ड्रीम पाथ का जिक्र 3 वेनरेबल्स की भविष्यवाणी में किया गया था। ये मूल रूप से वो किस्मत वाला पथ था जो इस नए युग में समृद्ध होने या यहां तक कि राज करने के लिए था। अतीत में ह्यूमन पाथ एक ऐसी चीज थी जिसे सिर्फ वेनरेबल्स या महान प्रतिभा वाले लोग ही समझ सकते थे। लेकिन जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने इसकी जड़ों और बुनियाद को मजबूत करने के बाद ह्यूमन पाथ आप सबके कल्टिवेट करने के लिए उपयुक्त था। हेवनली कोर्ट के पास डिवाइन एम्परर सिटी था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा था। जहां तक फूड पथ की बात है, ये पाथ ओल्डन एंटिक्विटी एरा में बनाया गया था और कभी भी व्यापक रूप से नहीं फैला था। ए फ्लैट फेट के बंधन के बिना इसने भी समृद्धि के संकेत दिखाना शुरू कर दिया था। पूरी दुनिया फैंग युआन की वजह से अराजक हो गई थी। मारे हुए लोग जिंदा हो रहे थे। गुप्त पाथ्स ऐप समृद्ध होने लगे थे। और फ्यूचर का क्या? फैंग दी चांग ने सर हिलाया। भविष्य बहुत जटिल और अनिश्चित था। वो इस अराजकता के पार साफ साफ नहीं देख सकता था। लक सप्रेशन हेवनली पैलेस। हे लूलन को इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने बुलाया था। ही लूलैन, मेरी वंशज, अब तुम्हारी जान जोखिम में डालने का समय आ गया है। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सन सीधे मुद्दे पर आया। तुम असगू यू फैंग युआन से आगे निकलना चाहती हो? ए फ्लैट तुम्हारा मौका है। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में जाओ। हेलूलैन जागी और उसने होशो हवास में अपनी आंखें खोली। मैं कहाँ हूं? उसकी धुंधली नजर साफ होने लगी। उसने पाया कि वो एक पत्थर के बिस्तर पर लेटी हुई है। पत्थर के बिस्तर के चारों ओर खाल से बना एक बड़ा टेंट था। टेंट के बीच में एक मेटल के रैक पर एक बड़ा बर्तन लटका हुआ था। बर्तन में उबाल आ रहा था और लग रहा था कि उसमें उबलता हुआ सूप है। बर्तन के नीचे एक लाल चूहा लगातार आग फेंक रहा था। तुम उठ गई? टेंट का पर्दा हटाया गया और एक शख्स अंदर आया। ये एक खूबसूरत आधे उम्र की औरत थी। उसके कपड़े काफी साधारण थे। उसने खाल का टॉप और स्कर्ट पहना हुआ था। उसके कंधे, पेट और आधे से ज्यादा ब्रेस्ट खुले हुए थे। उसके सीने और पीठ पर एक नीला फीनिक्स का टैटू था। वो न सिर्फ बहुत जीवंत और जिंदा लग रहा था, बल्कि उससे हल्की नीली रोशनी भी निकल रही थी। हे लूलैन ने संघर्ष किया और उठकर बैठने में कामयाब हो गई। इस दौरान उसने पाया कि उसके कपड़े भी बदल दिए गए थे। वो यूएस आधे उम्र की औरत जैसे हाइदर, एक जंगली और बेरहम स्टाइल के। मेन डेसोलेट एक्सट्रेमिटी लू टोंग लन हूं। तुम अभी मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के अंदर हो। आधे उम्र की औरत मुस्कुराई और ही लूलैन की तरफ बढ़ी। हे लूलैन अब पूरी तरह जाग चुकी थी। लॉन्जेविटी हेवन में 8 एक्सट्रेमिटीज दी। उनके नाम द हेवन, अर्थ, ब्लैक, येलो, स्पेस, टाइम, फ्लड और डेसोलेट। ब्लैक एक्सट्रेमिटी सन मिंग लू था।
वो फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता था। उसके सामने ये औरत डेसोलेट एक्सट्रेमिटी थी, वो मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के अंदर रह रही थी। लेडी लू, मुझे क्या करना चाहिए? हे लू लैन ने पूछा। इमोर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने उससे सिर्फ यही कहा था कि यहां आने के बाद डेसोलेट एक्सट्रेमिटी के निर्देशों को माने। लू टोंग लैन मुस्कुराई, यहां तुम मुझे ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर कहना। तुम्हारी मौजूदा पहचान मेरी नाजायज बेटी की है। मैंने तुम्हें बहुत पहले पैदा किया था और बाहर छोड़ दिया था। हाल ही में जब ट्राइब को रिलोकेट कर रहे थे, मैंने तुम्हें गलती से ढूंढ लिया और वापस ले आई। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में अनगिनत ट्राइब्स हैं, हम जानवरों के साथ रहते हैं, ये 5 रीजन से बहुत अलग है। हर 10,000 साल में सभी ट्राइब्स इकट्ठे होते हैं और मिरियड ट्राइब सेरेमनी आयोजित करते हैं। ये तुम्हारा सौभाग्य है। ठीक है, अब तुम्हें सूप पीना शुरू करना होगा। लू टोंग लैन ने एक बड़ा कटोरा गर्म सूप भरा और यूज हे लू लैन को दे दिया। हे लू लैन बिस्तर के किनारे बैठी, उसने गर्म मेटल का कटोरा पकड़ा, खाने की खुशबू उसकी नाक में घुस गई। यूज इस वक्त भूख लगी थी, उसने तुरंत एक बड़ा घूंट पिया। लेकिन जैसे हाई सूप उसके मुंह में गया, उसका एक अजीब और मसालेदार टेस्ट था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। खांस खांस हे लू लैन इसके लिए तैयार नहीं थी, वो रिफ्लेक्स में लगभग उगल ही देती। लेकिन लू टोंग लैन का चेहरा गंभीर था। इसे पियो, यह सूप तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, तुम्हें बर्तन में इसकी हर एक बूंद खत्म करनी होगी। पियो। हे लू लैन जानती थी कि ये इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन का अरेंजमेंट है। उसने माथे पर बाल डाले और एक कटोरा पिया, फिर दूसरा। तीसरे कटोरे तक वो और नहीं सह सकी, उसका पेट फूल गया था और दर्द कर रहा था। लू टोंग लैन पूरे वक्त उसकी निगरानी कर रही थी। ये देखकर उसने सर हिलाया, अभी के लिए यहीं रुको, तुम्हारा शरीर अपनी सीमा पर है। हे लू लैन को दस्त लगने लगे, ये बहुत गंभीर था, वो इससे लगभग कमजोर हो गई थी। लेकिन लू टोंग लैन ने यूज छोड़ा नहीं, भले ही लू लैन कमजोर हालत में लेती हुई थी। लू टोंग लैन ने कटोरा लाकर उसके मुंह में गर्म सूप डाल दिया। हे लू लैन पीती रही और दस्त और तेज हो गए, उस बेहद बुरा महसूस हो रहा था। इस सूप को पीने का क्या मतलब है? हे लू लैन ने पूछा। लू टोंग लैन ने जवाब दिया, मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन 5 रीजन से अलग है। यहां जिंदगी में वही कामयाब होते हैं जो अच्छी तरह खा सकते हैं। मैंने खास तौर पर यह सूप तुम्हारी भूख बढ़ाने के लिए तैयार किया है। दस्त लगने के दौरान तुम्हारा शरीर इससे अडैप्ट कर रहा है। भले ही शुरुआत में यह बहुत गंभीर है और लगभग जानलेवा लगता है, लेकिन लक्षण धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे। 3 दिन से भी कम समय में तुम वापस नॉर्मल हो जाओगी और बेहद भूख महसूस करोगी। हे लू लैन 2 दिन और 2 रात पत्थर के बिस्तर पर रही, तब जाकर उसकी ताकत वापस आई, वो मुश्किल से दोबारा चल सकती थी। तीसरे दिन, जैसा कि लू टोंग लैन ने कहा था, उसकी ताकत वापस आ गई और दस्त बैंड हो गए, उसकी भूख बढ़ गई और उसका पेट सुबह से ही गुदगुदाने लगा। लू टोंग लैन ने ही लू लैन के लिए फिर से सूप बनाया। यह मीट सूप है, यह पहले वाले से अलग है। लू टोंग लैन ने 5-6 चूहे निकलते हुए कहा और उन्हें बर्तन में फेंक दिया। चूहे बर्तन में छटपटाने लगे, जोर जोर से चीखते हुए। लू टोंग लैन के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अलग अलग रंगों के कई जहरीले सांप निकले और उन्हें बर्तन में फेंक दिया। सांप और चूहे धीरे धीरे सूप में पिघल गए, ऊपर रंग बिरंगी कीचड़ की तरह तैरने लगे। लू टोंग लैन ने कई काले पत्थर निकले जो कोयले जैसे दिखते थे और उन्हें भी अंदर डाल दिया। हे लू लैन की पलकें शुरू में फड़क रही थी, लेकिन जल्द ही उस कुछ बातें समझ आ गईं। ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर, क्या आप गू रिफाइन कर रही हैं? हे लू लैन ने जिज्ञासा से पूछा। उसने देखा कि सूप बनाते वक्त लू टोंग लैन ने बहुत सी रिफाइनमेंट पाथ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। लू टोंग लैन ने सूप पकना जारी रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ही लू लैन, तुम काफी समझदार हो। यह स्नेक रैट सूप अब तैयार है। हे लू लैन हैरान रह गई, उसने देखा कि लू टोंग लैन ने सूप पकना बैंड कर दिया है। क्या गू रिफाइनमेंट फेल हो गया? यह अफसोस की बात है। हे लू लैन ने कहा, आखिरकार जो सांप और चूहे इस्तेमाल किए गए थे वो एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स थे। लेकिन लू टोंग लैन ने सर हिलाया, मैंने पहले कहा था, मेन सूप बना रही हूं, गू रिफाइन नहीं कर रही। स्नेक रैट सूप बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें यह पूरा पीना होगा। क्या? हे लू लैन फिर से हैरान रह गई। लू टोंग लैन ने एक बड़ा कटोरा सूप भरा और यूज हे लू लैन को दे दिया। हे लू लैन ने एक घूंट पिया और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। यह सूप पहले वाले दस्त वाले सूप से 10 गुना ज्यादा गंदा था। सिर्फ एक घूंट से उसकी पूरी जबान सुन्न हो गई, यहां तक कि उसका गला भी धीरे धीरे सुन्न हो रहा था। जब तक उसने गर्म सूप खत्म किया, उसका पूरा शरीर एक गुब्बारे की तरह फूल गया।
यहाँ तक कि उसकी खाल और मांस भी सूज गए थे। उसके शरीर पर तेजी से बाल उगने लगे। बाल बेहद तेजी से बढ़े। कुछ ही मिनटों में ही लूलन के बालों ने लगभग पूरा टेंट भर दिया था। और बालों के रंग भी अलग अलग थे। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, सफेद, काला, अलग अलग मात्रा में कई रंग दी, कोई भी एक जैसा नहीं था। लू टोंगलैन ने बालों की जांच की, यहां तक कि हर रंग के बालों की संख्या भी ध्यान से गिनी। इसके बाद उसकी इच्छा पर उसके सीने पर बना नीला फीनिक्स टैटू ऊपर उठा और उसने नीली आग का एक गोला थूका। नीली आग ने बालों को जला दिया। लगभग एक पाल में ही लूलन के सभी नए उगे बाल गायब हो गए। हे लूलैन ने अपनी एड़ी फैलाए हुए देखा और जिज्ञासा से पूछा, ये कौन सा मेथड है? ये सच में कमाल का है, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। लू टोंगलैन मुस्कुराई, ये मेरा ब्लू फीनिक्स टोटम है। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के अंदर टोटम्स कल्टिवेशन का मेनस्ट्रीम तरीका है। भले ही हम गू वॉर्म्स का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन टोटम्स हमारी ताकत और स्टेटस का प्रतीक हैं। हे लूलैन की आंख में तेज रोशनी चमकी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये टोटम साधारण नहीं है। टोटम पर हर रेखा और निशान एक डाव मार्क है। टोटम का अस्तित्व एक किलर मूव है। दुनिया में सच में इतना कमाल का मेथड मौजूद है। क्या यहां सभी लोग टोटम्स कल्टिवेट करते हैं? हा हा हा। लू टोंगलन और जोर से हंसी। ही लूलैन, तुम सच में वो जीनियस हो जिसे हमारे लॉर्ड ने यहां भेजने के लिए चुना है। तुमने एक ही झलक में टोटम का सार देख लिया। सही है, हमारे गू कल्टिवेशन किलर मूव्स गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं या गू मटेरियल्स खर्च करते हैं। जबकि गू वॉर्म्स ग्रेट डाव के टुकड़े हैं, गू मटेरियल्स डाव मार्क्स के गुच्छे हैं। यहाँ के टोटम्स भी उसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, बस फर्क इतना है कि कल्टीवेशन का तरीका गू वॉर्म्स को थोड़ा सा असिस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। मुख्य तरीका अभी भी हमारे कंजम्पशन और डाइजेशन पर निर्भर करता है। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का इमॉर्टल एपर्चर है। इस डेमन वेनरेबल ने अपना इमॉर्टल एपर्चर ग्लटनस डेमन फ्रॉग के शरीर के अंदर छोड़ा था, जिससे इस ग्रोटो हेवन को एक फूटपाथ एनवायरनमेंट मिला। ग्लटनस डेमन फ्रॉग एक लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट था। उसमें अकल्पनीय संख्या में फूटपाथ डाव मार्क्स थे। फूटपाथ डाव मार्क्स के प्रभाव से मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के अंदर इंसान गू मटेरियल्स खाकर अपने संबंधित डाव मार्क्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ के गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे अपने खुद के टोटम्स बना सकते हैं। हे लूलैन ने गलत अंदाजा नहीं लगाया था। टोटम्स एक खास प्रकार के किलर मूव थे। आमतौर पर वो गू कल्टिवेटर के शरीर की सतह पर रहते थे। एक बार प्राइमिवल एसेंस या इमॉर्टल एसेंस डालने पर वो ठोस होकर लड़ने के लिए बाहर निकल जाते थे। टोटम किलर मूव्स के बहुत फायदे हैं। आम किलर मूव्स को गू वॉर्म्स एक्टिवेट करने और सोचना पड़ता है जब उन्हें अचानक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन टोटम्स को पहले से ही बनाया जा सकता है। इससे तुम बहुत सारी मेहनत और समय बचा सकती हो। बाहर 5 रीजन्स की दुनिया में भले हाई गू हाउसेज में BHI फिक्स्ड किलर मूव्स होते हैं, टोटम्स को लगातार रिफाइन और इम्प्रूव किया जा सकता है। जबकि मजबूत इमॉर्टल गू हाउसेज में इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती। लू टोंगलैन ने समझाना जारी रखा। हे लूलैन का माथा सिकुड़ने लगा। मेरे पास ग्रेट स्ट्रेंथ थ्रू मार्शल फिजिक है। मुझे स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करना चाहिए, लेकिन ये टोटम एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव लगता है। लू टोंगलैन ने सर हिलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटम्स की दूसरी खासियत यह है कि वो सभी गू पाथ्स के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। मैं, जैसे कि, फायर पाथ कल्टिवेट करती हूँ। हर तरह के मटेरियल्स को निगलने के बाद मैंने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपना ब्लू फीनिक्स टोटम किलर मूव बनाया। ये टोटम एक फायर पाथ किलर मूव है। ये मेरे लिए बहुत सूटेबल है। और तुम जो स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करती हो, तुम भी अपना खुद का स्ट्रेंथ पाथ टोटम बना सकती हो। हे लूलैन ने अपनी मुट्ठी बांधी और गंभीरता से कहा, प्लीज मुझे सिखाइए, सीनियर। बिल्कुल। लू टोंगलैन ने खाली बर्तन की ओर इशारा किया। जो स्नैक रैट सूप मैंने तुम्हें पहले पीने के लिए दिया था, वो तुम्हारे फिजिक को समझने और ये जानने के लिए था कि तुम कौन से इंग्रेडिएंट्स खाने के लिए सूटेबल हो और कौन से इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे नेचुरल एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे अच्छे हैं और जिनमें तुम्हारी ज़रूरत के सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। जहां तक तुम्हारे टोटम की बात है, वो तुम्हारे लिए अनोखा है। सिर्फ तुम ही जानो कि वो आखिर में क्या बनता है। अनगिनत टोटम्स दी, भले ही वो एक जैसे दिखते हों, हर एक अलग था। लू टोंगलैन ने चिंता के साथ कहना जारी रखा। ही लूलैन, तुम्हें अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा और जल्दी से अपना टोटम बनाना होगा। यह किलर मूव हाई वो एकलौता मेथड है जिसे तुम मिरियड ट्राइब्स सेरेमनी में शामिल होने पर इस्तेमाल कर सकती हो। जब ही लूलैन ने ये सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझ ली, तो उसने पूरे दिल से इस मेथड को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया।
हर बार जब लू टोंगलन कुछ पकती, वो उस बिना कुछ छोड़े खा जाती, इस फूड पाथ एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके अपने शरीर को डाउ मार्क्स अब्जॉर्ब करने देती। लू टोंगलन ने शुरुआत में सूप उबाला, धीरे धीरे उसमें मीट और सब्जियां आयम उसने और अनाज भी डालना शुरू कर दिया। सभी खाने में एक बात आम थी, उनका टेस्ट बेहद खराब था। लेकिन ही लूलैन एक महत्वाकांक्षी इंसान थी। जब तक उससे उसकी ताकत बढ़ सकती थी, वो टेस्ट की परवाह किए बिना कुछ भी खा सकती थी, भले ही उससे अनागिनत बार अपने पेट में तेज दर्द महसूस हो, जैसे कि वो जीते जी नरक में हो। चैप्टर एंड।